अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक है, जिसे बहाल करने के लिए हुकूमत ने बाकायदा अमली इक़दाम करना शुरू किए हैं। आज उन पर नज़र डालेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी एक ऐसे पाकिस्तानी के लिए है जिसने दुनिया में सबसे बड़ा बिलासूद कर्ज देने वाला इदारा कायम किया। उसे एशिया का नोबल इनाम दिया गया है। उसके बदल डालेंगे। और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिलासूद कर्जे देने वाला इदारा पाकिस्तान में मौजूद है और अब तक 48 लाख अफराद इससे कर्जे लेकर अपनी जिंदगियां बदल चुके हैं। तो आइए चलते हैं पहले कराची, जहां पाकिस्तान स्टील मिल्स 19,000 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित है। जो हुकूमत भी आई उसकी राल इसके इस कीमती रकबे के ऊपर टपकती रही। किसी ने इसको बहाल करने की कोशिश नहीं की और इसका खसारा बढ़ते बढ़ते 212 अरब रुपए तक पहुंच गया। 19,000 एकड़ इसका रकबा है, लेकिन उसमें से 1500 एकड़ रकबा ऐसा है जिसके ऊपर स्टील मिल और उससे मुतालिका तमाम इदारे वाक़ हैं। बाकी रकबा जो है कुछ हाउसिंग कॉलोनीज है, बाकी कुछ खुला रकबा पड़ा हुआ है। तब हुकूमत ने एक इश्तिहार जारी किया जिसके तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दरखास्तें मांगी गई हैं पूरी दुनिया से। ऐसी कंपनीज, ऐसी स्टील मिल्स जो आकर इस स्टील मिल को लेना चाहें, इसके 51% से लेकर 74% तक शेयर वो ले सकती हैं। अपनी शराइत वो बताएंगे हुकूमत को आके कि हम आपको क्या दे सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनियां, इसमें चाइनीज़ भी हैं, रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो इसके तहत वो अपना अपना प्रपोजल देंगी कि हम हुकूमत को इतने पैसे देने के लिए तैयार हैं और ये हम हिस्सा देंगे। जिसके बोली ज़्यादा होगी के हिसाब से उसके साथ हुकूमत निगोशिएट कर लेगी। उस हिसाब से हुकूमत ने फैसला किया कि 19,000 में से सिर्फ 1500 एकड़ रकबा जिसके ऊपर मिल मौजूद है उसको ट्रांसफर किया जाएगा एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है स्टील कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसको बाकी रकबा जो सारा का सारा 17,500 एकड़ हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत रहेगा। तो उस प्लांट को, उस एरिया को उस कंपनी के हवाले किया जाएगा। वो मजीद इन्वेस्टमेंट करेगी। अब 212 अरब रुपए तो इसके ऊपर एक कर्जे हैं और नुकसानात हैं। इसके अलावा इस जो फैक्ट्री है, इस मिल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये पुराने ज़माने के जो स्टील की चीज़ें और आयरन बनाया करती थी, अब दुनिया बदल गई है। तो अब इसके अंदर $2 अरब की कम से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो कंपनी भी आएगी वो इतने पैसे इसके अंदर लगाएगी। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास उतने पैसे हैं नहीं, तो ऑब्वियसली उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने दो बड़े इदारे हैं चाइना के, एक पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी और दूसरा है बैंक ऑफ चाइना इंटरनेशनल। इनके सुपरविजन के अंदर इस काम का आगाज़ किया है। तो उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक, जब तक इसकी डेडलाइन है, तब तक दुनिया भर से 12 से 14 कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी स्टील मिल्स, वो इसके अंदर इंटरेस्ट शो करवाएंगी। फिर इसके बाद इसकी बहाली शुरू होगी। ये बड़ा अहम मरहला होता है किसी भी इदारे को रिवैम्प करने के लिए। इससे पहले हुकूमत ने अपना प्रॉपर पूरा प्लान किया, वर्किंग की है। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी तो उस वक्त इस इदारे के अंदर 14,500 मुलाजमीन थे। इन्होंने आकर तकरीबन 6,744 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक करके नौकरियों से निकाल दिया है। और इस वक्त जो स्टील मिल के अंदर कुल मुलाजमीन की तादाद रह गई है वो तकरीबन 3,700 रह गई है। इनमें से 6,744 को तो गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग किया गया, जबकि बकिया जो हैं अपनी उम्र पूरी होने की वजह से, सर्विस पूरी होने की वजह से रिटायर हुए हैं। ऑब्वियसली वो कुछ कर तो रहे नहीं थे। सन 2015 से लेकर सन 2021 तक, गुज़श्ता 6 साल से इन मुलाजमीन की अक्सरियत एक दिन का तोड़े बगैर तनख्वाहें वसूल कर रही थी। फिर कह रही थी हमें प्रमोशन भी दो अगले साल। तो उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी तमाम अपीलें रद्द की। तो हमें इन तमाम मुलाजमीन से हमदर्दी ज़रूर है, लेकिन जनाब अगर आप खाली बैठकर, हाथ पर हाथ धरे बैठकर और सिर्फ हमारे टैक्स पेयर से तनख्वाह लेना चाहते हैं तो कम से कम हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। आप कोई और काम कीजिए। तो अब जो मुलाजमीन रह भी गए हैं उनके लिए हुकूमत ने एक पॉलिसी लेके आई है, वॉलंटरी। वो गोल्डन हैंडशेक लेकर अलहदा हो सकते हैं। और जब आप नौकरी पर लगे थे उस वक्त जो आपके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, उसके तहत आपको नौकरी से निकालने की सूरत में जो मुराद दी जाएंगी वो हुकूमत ने ऐलान किया वो दे रही है और मजीद लोगों को देंगी। तो आप वहाँ से जो गोल्डन हैंडशेक मिलता है आपको लीजिए, अपना कोई कारोबार कीजिए, अपना कोई और काम कीजिए और खुदारा हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए और सिर्फ एहतजाज करके लोगों को बावर मत करवाइए। आपको अल्लाह ने सेहत दी है, आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है,
कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कारोबार ख़त्म होते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हमारी नौकरी ख़त्म हो जाती है, हमें तो हुकूमत राशन नहीं डाल के देती, हमें तो हुकूमत किसी किस्म की पेंशन नहीं देती। तो सरकारी मुलाजमिन को ये आदत पड़ गई है पूरी ज़िंदगी एक किस्म की स्पून फीडिंग की, वो भी ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्टिव ज़्यादा हों। आप कहीं भी देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो ज़्यादा फ़ाल हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं बनिस्बत सरकारी मुलाजमिन की, और ये वजह है कि उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको पता नहीं, कोई निकाल नहीं सकता। अब इस प्रोसेस में इंशाल्लाह 3 माह लगेंगे, उसके बाद हुकूमत किसी एक कंपनी को ये हैंड ओवर कर देगी और इस मिल की बहाली से पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन $3 अरब का आयरन और स्टील इंपोर्ट करता है, और दुनिया भर में जब स्टील की प्राइसेस बढ़ती हैं हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। आजकल आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर शोर पड़ा हुआ है जी कि सरिये की कीमत बढ़ी है। क्यों? पहले चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था सरिये का, अब चाइना ने पहले जो रिबेट दी हुई थी अपने सरिये के एक्सपोर्ट के ऊपर वो ख़त्म कर दी और सरिया एक्सपोर्ट करने के ऊपर अब टैक्सेस लगा दिए हैं। एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में सरिया इस वजह से महंगा हुआ है, दीगर स्टील की प्रोडक्ट्स इस वजह से महंगी हुई है। क्यों? चाइना की हुकूमत कहती है कि चाइना के अंदर आप स्टील और आयरन बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पोल्यूशन जो पैदा होती है वो चाइना के अंदर पैदा होती है, वो चाइना के लिए मसला पैदा कर रही है। अब जो कंपनी भी स्टील मिल को लेगी वो $2 अरब इन्वेस्ट करने के साथ क्या एडिशन करेगी, इसकी जो सलाहियत इस वक्त 11 लाख टन सालाना है उसको 3 गुना बढ़ाएगी, यानी कि 30 लाख टन सालाना करेगी। और उस वजह से पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का फ़ायदा होगा। ये $3 अरब वो है जो हम हर साल स्टील और आयरन की इंपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं। इसके साथ अगर हुकूमत पॉलिसी बनाए कि पाकिस्तान के अंदर जो आयरन ओर के ज़खायर हैं लोहे के, उनको एक्सप्लोर किया जाए, तो ये $3 अरब सारा बचने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी अहम खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि एशिया का एक नोबल इनाम है जो कि फ़िलिपाइन में दिया जाता है, जिसको कहते हैं रामून मगसेसे। ये फ़िलिपाइन के एक साबिक प्रेसिडेंट थे जिनको मुबैना तौर पर जहाज़ के क्रैश के अंदर हलाक कर दिया गया था। उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों के लिए जो एशिया के अंदर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम करते हैं। तो डॉक्टर अमजद साकिब जो कि अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, बानी हैं, ये ऐसी फाउंडेशन है जो दुनिया में सबसे बड़ा बिला सूद कर्जे देने का इदारा है। याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है उसके जो ग्रामीण बैंक है वो सूद के ऊपर कर्जे देता है, और जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी हसीना वाजिद, उन्हें तो यहाँ तक कहा था कि ये बैंक गरीबों का खून चूसता है और बताते हैं गरीबों की मदद करते हैं। क्यों? उस बैंक के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% तक आपसे सूद लिया जाता है। पाकिस्तान में भी कशफ फाउंडेशन है, दामन वाले हैं, इस तरह के कई छोटे छोटे बैंक हैं, बहुत सूद लेते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। अखुवत फाउंडेशन का ये खासा है कि बिला सूद कर्जे देता है आपको। जितने पैसे आपने इनसे लिए हैं उतने ही आपने वापस करने हैं 1, 1.5 साल 2 साल के साथ के अंदर। और देखा जाए तो इनके पूरे मुल्क के अंदर 852 शाखें बन चुकी हैं, और ये अब तक 144 अरब रुपए के कर्जे 48 लाख खानदानों के अंदर डिस्पर्स कर चुके हैं। यानी कि वो 48 लाख खानदान जिन्होंने इनसे आसान शराइत पर कर्जे लेकर अपनी ज़िंदगियां बदल दी हैं, अपने कारोबार किए हैं। इसके साथ साथ ये हुकूमत की जो एक अहम स्कीम है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर घर बना के दिए जा रहे हैं, तो ये ऐसे लोग जिनके पास 2, 3, 4 या 5 मरले तक की ज़मीन मौजूद है लेकिन वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की सलाहियत नहीं रखते, उनको पैसे नहीं, उनको 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दे रहे हैं। हाँ, 2 से 3% सर्विस चार्जेस ये ज़रूर चार्ज करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये कर्जे देने के प्रोसेस में 6 से 7% मुलाजमीन की तनख्वाहें, दफातर के खर्चे, आपके स्टेशनरी खर्चा हो जाता है। तो इतना ये सिर्फ ये हाउस लोन जो है इसके ऊपर ये चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप किसी छोटे प्लॉट के मालिक हैं और घर नहीं बना पा रहे और आपकी माहाना आमदन 40,000 से कम है, 50,000 तक बहुत हद तक हो, तो आप इनको कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब तक 15,000 लोग इनसे कर्जा लेकर घर मुकम्मल कर चुके हैं, और उम्मीद है अगले साल तक इन घरों की तादाद बढ़कर 45,000 हो जाएगी। इतना आम इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ ये दीगर बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। 5 लाख अफराद ऐसे जो कि हेपेटाइटिस और शुगर के मरीज हैं, उनका ये इलाज करवा चुके हैं। कोई 28 लाख अफराद के अंदर इस्तेमाल शुदा कपड़े जो है लोगों से कलेक्ट करके, जो अमीर लोग कम कपड़े पहनते हैं, जल्दी बदल लेते हैं, उनसे लेकर काबिल इस्तेमाल कपड़े पहुंचा चुके हैं। फिर 47,000 जो तलबा हैं उनको ये तालीम दे रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके साथ साथ 2,000 ख्वाजा सराओं की भी ये सरपरस्ती कर रहे हैं ताकि वो नाच गाना छोड़कर माशरे का अहम फर्द बन सकें।
اس طرح کے ہم پروجیکٹ پاکستان میں چل رہے ہیں، اتنے بڑے پروجیکٹ، لیکن دیکھیے ان کو جو بڑا نوبل انعام ہے وہ دینے کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ گرامین بینک والے محمد یونس جو ہیں وہ سود پر کاروبار کرتے تھے، تو سود ان سب کو پسند ہے، یہ سود پر کاروبار نہیں کرتے، اس لیے ان نوبل انعام والوں کو یہ نظر ہی نہیں ہے۔ ہاں، ملالہ یوسفزئی جیسے فضول ایک سکول نہ بنانے والی خاتون جس نے کرسی کبھی خرید کر سکول کو نہیں دی، اس کو نوبل انعام مل گیا۔ تو یہ پرائورٹیز ویسٹ کی بھی ایسی ہیں، منافقانہ ہیں۔ ہر ملک جو ہے، ہر علاقہ اپنے مفادات کے مطابق چلتا ہے، ہمیں بھی اپنے مفادات کو سیف گارڈ کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد